हेलो, नमस्ते बच्चों। और यह मेरा कक्षा 8 है, 8 ग्रेड सामाजिक विज्ञान का पहला वीडियो है। मैं कक्षा 8 का पहला वीडियो ही बना रहा हूँ। अभी तक मैं केवल कक्षा 5 तक के वीडियो बनाता था, तो यह मेरा पहला वीडियो है। आशा है कि आप सबको पसंद आएगा। तो आप कक्षा 8 8 ग्रेड अध्याय 1 निकाल लीजिए और यह सामाजिक विज्ञान विषय है। तो जैसा कि लिखा है अध्याय 1 का नाम प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो आगे बढ़ते हैं इसके विकल्पों की ओर। तो जैसा कि पहला ही विकल्प लिखा है कि ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ए ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। दूसरा विकल्प है लिटन और रिपन। तीसरा विकल्प है कर्जन और इरविन। ये दो व्यक्ति हैं अलग अलग, जहाँ से अनुपात रखा है। फिर है वॉरेन हेस्टिंग्स और डल हौजी। तो इसमें से राइट आंसर बताना है हमें कि कौन से वो दो गवर्नर जनरल थे जो पहले थे और अंतिम थे। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन ए लिख दिया हमने, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड माउंटबेटन। यह वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जैसे कि 1858 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में पद बदल दिया गया था और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल होते थे उसकी जगह पर वायस राय पद का निर्माण किया गया था। ठीक है, वायस राय। तो फिर भी लेकिन आपकी पुस्तक में जैसा कि लिखा है कि अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय माउंटबेटन थे, तो इसके अनुसार आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। और इसमें आपको याद रखना है कि वायसराय को गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो ए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन मैक्स मूलर, सी ऑप्शन जेम्स मिल और डी ऑप्शन जेम्स रेनेल। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर होगा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर सी जेम्स मिल थे। तो जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक लिखी थी। तो जेम्स मिल ने लिखी थी। और जेम्स रेनेल ने भारत का पहला नक्शा बनाया था। या अगर आपके प्रश्न में आता है कि भारत का पहला नक्शा किसने बनाया था, तो जेम्स रेनेल ने बनाया था। और मैक्स मूलर एक मतलब कि विद्वान थे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जब कोई देश दूसरे देश पर दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है पाश्चात्यीकरण, बी ऑप्शन है समाजीकरण, सी ऑप्शन है औपनिवेशीकरण और डी ऑप्शन है स्वदेशीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण कहलाता है किसी देश को गुलाम बनाकर वहां पर दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना। पाश्चात्यीकरण मतलब पश्चिम की सभ्यता को मतलब जो पश्चिमी देश हैं उस सभ्यता को लागू करना, ये पाश्चात्यीकरण है। समाजीकरण मतलब समाज की गतिविधियां मतलब समाज की क्रियाकलाप समाजीकरण। स्वदेशीकरण होता है अपने देश का मतलब स्वयं के देश का निर्माण, तो स्वदेशीकरण। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, औपनिवेशीकरण। जब कोई देश दूसरे देश पर दबावपूर्वक सामाजिक आर्थिक गतिविधियां मतलब परिवर्तन करता है तो उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 आया है। तो प्रश्न नंबर 4 लिखा है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता था। ए ऑप्शन पुस्तकालय, बी ऑप्शन अभिलेखागार,
सी ऑप्शन प्रयोगशाला और डी ऑप्शन संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलेखागार। यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखा जाता था और प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, पुस्तकालय में महत्वपूर्ण पुस्तकें रखी होती हैं और संग्रहालय में महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं जैसे कि सिक्के वगैरह, ये संग्रहालय में रखे जाते हैं। अभिलेखागार में महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हाथों से लिखे जाएं या निर्माण किए जाते हैं उन्हें अभिलेखागार में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, अभिलेखागार। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 लिखा है जैसा कि जनगणना। तो अभी जनगणना का कार्य चला भी है मई माह में आपके यहाँ, तो हमने इसी से संबंधित प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो जनगणना से स्पष्ट है कि जन मीन्स होते हैं लोग और गणना मीन्स गणना करना, तो मतलब लोगों की गिनती। तो जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, 8 वर्ष, बी ऑप्शन 10 वर्ष, सी ऑप्शन 5 वर्ष और डी ऑप्शन 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 वर्ष। तो जनगणना 10 वर्ष में होती है। अब इससे संबंधित एक और सवाल कि 2001 में पहले जनगणना हुई, फिर 2011 में हुई, अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल में जनगणना न होने के कारण 2021 में नहीं हो सकी, इसलिए 2026-27 में हो रही है और इसका नाम 2027 जनगणना दिया गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपको काफ़ी फैक्ट मिल गए होंगे, तो आप इसको राइट आंसर बी लगा लीजिए, 10 वर्ष। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 लिखा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला ए नंबर रिक्त स्थान है, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया। तो हिंदुस्तान का पहला नक्शा किसने बनाया, जेम्स रेनेल ने। जैसा कि अभी पहले भी बात कराए हैं कि हिंदुस्तान का पहला नक्शा जेम्स रेनेल ने बनाया था। दूसरा है, अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था। तो किस देश के, स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी थे, तो हमने दूसरे खालिस्तान में स्कॉटलैंड भर दिया। सी ऑप्शन है वो सी खालिस्तान है, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन खालिस्तान में शुरू हुआ था। तो भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन और प्रारंभ कब हुआ, तो 1853 में प्रचलन हुआ। ठीक है, तो भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन 1853 में हुआ था। डी ऑप्शन है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान भागों में बांटा गया। तो 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि आप लोगों ने अगर पुस्तक पढ़ी है तो जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक में भारत को 3 भागों में हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 भागों में बांटा है। आप इसको ध्यान रखिए, ब्रिटिश और मुस्लिम भाग, एक मतलब मुस्लिम, तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। तो इसको ध्यान रखिए कि 3 भागों में बांटा गया है भारतीय इतिहास को। आगे ई नंबर है रिक्त स्थान, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स सन खालिस्तान में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो आपको यह भी याद रखना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, पहले क्या बनते थे, गवर्नर बस बनते थे, फिर जनरल अलग से लग गया, तो गवर्नर जनरल कब से बने, 1773 से ही बने और पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ही थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने। तो आपको इसको याद रखना है। तो इस प्रकार आपके ये सभी रिक्त स्थान पूरे होते हैं। पहले में जेम्स रेनेल, दूसरे में स्कॉटलैंड, तीसरे में 1853, चौथे में 3 और 5वें में लिखना है 1773। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 लिखा है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है, मतलब इसको आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो उत्तर है, आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसी आधुनिक ताकतों का तेजी से विकास हुआ, मतलब समानता जैसी आधुनिक ताकतों का तेजी से विकास हुआ तथा औद्योगिक क्रांति के कारण आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। तो आधुनिक काल में विज्ञान का विकास हुआ, तर्क का विकास हुआ, लोकतंत्र आया, स्वतंत्रता आई, तो और
समानता, आधुनिक ताकतों का तेजी से विकास हुआ और औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग धंधे चले। इस कारण आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है, मतलब इस काल में बहुत काफ़ी विकास हुआ। तो आपका प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 8 लिखा है सुलेखन विष किसे कहा गया है? तो उत्तर है सुलेखन विष या खुसन विष। दो शब्द आए हैं आपकी पुस्तक में, सुलेखन विष या खुसन विष। तो सुलेखन विष या खुसन विष उन लोगों को कहा जाता है जो बहुत सुंदर और साफ सुथरे ढंग से चीज़ें लिखते हैं, जो अपने हाथों से बहुत सुंदर राइटिंग में और साफ सुथरे ढंग से चीज़ें लिखते हैं। तो आपके प्रश्न क्रमांक 8 का जवाब यह हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 9 लिखा है अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो उत्तर है अभिलेखागार में पत्रों, ज्ञापनों, नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। तो आप अभिलेखागार में जो पहले पत्र भेजे गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, मतलब किसी समस्या को लेकर नोट्स बनाए गए हैं, किसी जानकारी को लेकर या रिपोर्ट बनाई गई है, तो इसको पढ़ सकते हैं। और अधिकारियों को भेजे गए निर्देश कि इस प्रकार काम करो, तो निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं। तो यह सब चीज़ें हम अभिलेखागार में देख सकते हैं। तो आपके प्रश्न क्रमांक 9 का जवाब यह हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 10 लिखा है इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था? तो उत्तर है शासकों मतलब राजाओं, ठीक है, शासकों और युद्धों का रिकॉर्ड, मतलब कि कब कौन युद्ध हुआ, तो युद्धों का रिकॉर्ड रखने, अतीत में चीज़ें कैसी थीं और समय के साथ उनमें क्या बदलाव आए। क्या है कि चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है समय के साथ। तो अतीत में चीज़ें कैसी थीं और समय के साथ उनमें क्या बदलाव आए, आगे भी है इसका उत्तर। तो और इसमें लिखा है तथा अतीत की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित रखने के कारण इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता था कि पहले कौन घटना घटी, फिर उसके बाद कौन घटना घटी और उसके बाद कौन घटना घटी। तो इस प्रकार घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित रखने के कारण इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता था, ठीक है। तो इसलिए आपको इसका छोटा कर देते हैं और आप इसको आराम से आप लिख सकते हैं कि इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। तो इसका जवाब इस प्रकार है कि शासकों और युद्धों का रिकॉर्ड रखने, अतीत में चीज़ें कैसी थीं और समय के साथ उनमें क्या बदलाव आए तथा अतीत की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित रखने के कारण इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता था। तो आपका यह जवाब इस प्रकार पूरा होता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 11 लिखा है जैसा कि छपाई की तकनीक, मतलब कि पहले चीज़ों को हाथों से लिखा जाता था स्याही से, फिर छपाई आ गई तो हमने प्रिंट देना शुरू कर दिया, मतलब कि कागजों पर छपकर आने लगे। तो छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? जब छपाई की तकनीक आई तो इससे जनता को क्या क्या लाभ हुए? छपाई की तकनीक के प्रसार से अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार फैलाने के लिए लिखा, मतलब उन्हें अपने जो विचार थे नेताओं के और सुधारकों के, उन्होंने अपने विचार लिखे। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ जब छपाई की तकनीक का प्रसार हुआ, मतलब जब चीज़ें छपने लगीं तो छपाई जो अखबार थे वो छपने लगे। अखबार के बाद विभिन्न मुद्दों पर जब चीज़ें लिखी होती हैं तो वह काफ़ी समय तक हम उन्हें पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो जनता में बहस होने लगी उस मुद्दों को लेकर। जनता नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार लोगों तक फैलाने के लिए लिखा और कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को लिखा, जैसे कविताएं लिखी या उपन्यास लिखे, तो भावनाओं को लिखकर व्यक्त करना शुरू कर दिया। तो जब
छपाई की तकनीक का प्रसार हुआ तो इस प्रकार की घटना घटने लगी। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 12 लिखा है जैसा कि औपनिवेशीकरण से क्या आशा है। मतलब अगर यह क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं या औपनिवेशीकरण क्या कहलाता है, तो आप इसको लिख सकते हैं इसी में कि क्या आशा है। तो जब किसी एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसा कि विकल्प में भी बताया गया था कि जब किसी एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से या दबाव पूर्वक, तो दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक मतलब रुपये पैसे से, सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब उनके रीति रिवाज में हस्तक्षेप मतलब परिवर्तन होना, तो सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसे कि पहले हमारे यहाँ लोग पर्दनिया या धोती पहनते थे नीचे, तो अब क्या पहनने लगे, पैंट शर्ट पहनने लगे। तो यह सांस्कृतिक बदलाव है कुछ। ठीक है, और तो पहले सती प्रथा चलती थी, अब नहीं चलती, तो ये सांस्कृतिक ही बदलाव कहे जाएंगे। ठीक है, और सती प्रथा एक कुरीति भी थी जो दूर हुई समय के साथ। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, जब किसी एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। सांस्कृतिक में हमारे तीज त्योहार भी आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 13 लिखा है जब हम इतिहास या कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में क्यों बांट देते हैं। तो उत्तर है हर अध्याय में सामंजस्य रखने, कहानी को आसानी से समझने और याद रखने की दृष्टि से हम इतिहास या कहानी को टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। क्या होता है कि जब कहानी बहुत बड़ी हो जाती है तो हम उसको याद नहीं रख पाते, इसलिए उन्हें टुकड़ों में या अध्यायों में बांटकर याद कर सकते हैं और अध्यायों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं फिर। ठीक है, और कई चीज़ों को समझने के लिए हम उसे तोड़ तोड़ कर समझते हैं, तो कहानी को आसानी से समझने के लिए और याद रखने की दृष्टि से इतिहास या कहानी को टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13। ये 13 था, प्रश्न क्रमांक 13 था, सॉरी। और प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 लिखा है जैसा कि जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। आखिरकार यह जनगणना क्यों कराई जाती है, इसी से संबंधित यह प्रश्न है कि जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। तो उत्तर है जनगणना द्वारा भारत के प्रांतों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में शिक्षा आदि जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। ठीक है, तो जब जनगणना होती है तो इससे पता चलता है कि लोग कितने पढ़े लिखे हो गए हैं। ठीक है, और लोगों की कितनी संख्या है, उनकी जाति क्या है, किस इलाके में रहते हैं मतलब किस प्रांत में रहते हैं, और उनके व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। तो जनगणना द्वारा भारत के प्रांतों मतलब प्रदेशों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में शिक्षा आदि जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। ठीक है, तो कितनी शिक्षा स्तर कितना बढ़ चुका है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर इस प्रकार आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 15 जैसा कि आपका लिखा है जेम्स मिल ने अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। तो उत्तर है 1817 में जेम्स मिल ने अपनी किताब का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको याद रखना है आपको क्योंकि यह विकल्प में भी आ जाएगी कि ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या
ब्रिटिश भारत का इतिहास किसने लिखा है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये 3 भागों में बांटा है। तो यह भी आ सकता है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा। मिल ने किताब में भारत के धार्मिक बैर मतलब हिंदू मुस्लिम बैर को जातिगत बंधनों, ठीक है, तो जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का उल्लेख किया है। तो यह प्रश्न में पूछा गया था कि किन बातों का उल्लेख किया है? तो जैसा कि जेम्स मिल ने अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेख किया है? तो उन्होंने धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का उल्लेख किया है कि लोग कैसे यहाँ जातियों में बटे हैं, क्या क्या यहाँ अंधविश्वास चलते हैं और यहाँ पर धर्म के नाम पर कितना बैर फैला हुआ है, इन बातों का उल्लेख किया है। और इसका आंसर होगा 1817 में जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। मिल ने किताब में भारत के धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का उल्लेख किया है। तो आपको इस प्रश्न से कई प्रश्नों के जवाब लिखने हैं, जैसे कि ये अगर आ जाए कि ये हिस्ट्री ऑफ, जैसे सवाल आ जाए कि ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक कब लिखी गई? तो 1817 में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? तो जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई। बताओ, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक में भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 कालखंडों या 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन कालखंडों में बांटा गया? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में बांटा गया। जैसे कि पहले हिंदू राजा हुआ करते थे, उसके बाद मुसलमान आए तो मुस्लिम इतिहास हो गया, और ब्रिटिश जब अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया तो ब्रिटिश इतिहास के नाम से उन्होंने अलग अलग भागों में भारत के इतिहास को बांटा। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 जैसा कि लिखा है आपके सामने, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो सर्वेक्षण मतलब एक प्रकार से निरीक्षण, मतलब कि जानकारियां इकट्ठी करना। तो जांच या सर्वेक्षण एक ही बात है, या छानबीन कह सकते हैं उसको। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान मतलब कि भारत जब ब्रिटेन का गुलाम था या ब्रिटिश का गुलाम था, इंग्लैंड का गुलाम था, तो उस समय जो सर्वेक्षण हुए उनके क्या उद्देश्य थे? तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य देश की भौगोलिक स्थिति, मतलब कि वो जमीन भौगोलिक, कहाँ पहाड़ हैं कहाँ नदियाँ हैं, तो देश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, देश का नक्शा बनाने और समाज की पूरी जानकारी प्राप्त करना था। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर प्रभावी शासन करने और और कर वसूलने के लिए उसे अच्छी तरह जानना जरूरी है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझें कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या थे। तो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य भौगोलिक स्थिति को जानना, प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना या जानना, देश का नक्शा बनाना, प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस कहाँ है, कोयला कहाँ है, ठीक है, कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ निकलती है, तांबा, जस्ता, लोहा, ठीक है, तो यह प्राकृतिक संसाधन, और नक्शा बनाना, समाज की पूरी जानकारी प्राप्त करना कि कौन क्षेत्र में कौन सी जाति या समाज रहता है। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर प्रभावी शासन करने, मतलब पूरी तरीके से अच्छे से चलाने के लिए प्रभावी शासन करने और कर वसूलने, मतलब कि अपना कर पैसे वसूलने के लिए उसे अच्छी तरह जानना जरूरी था। तो यह अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी कि हम सर्वेक्षण के नाम पर इनकी पूरी जानकारी एकत्रित कर लेंगे और हम लोग इनसे कैसे पैसे वसूल सकते हैं, यह सब जानने का प्रयास किया गया। तो आप इसको प्रश्न क्रमांक 16 को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि यह कक्षा 8 का
मेरा पहला वीडियो है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम विक्टरी एजुकेशन क्लास है, और कक्षा 5 में अगर कोई पढ़ता है तो उसके वीडियो भी मिल जाएंगे। और अपने साथियों को वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।